प्रिय विद्यार्थियों, जब कभी हम समाजशास्त्र और मानव शास्त्र तथा मानव शास्त्र के अंतर्गत भी सामाजिक मानव शास्त्र और सांस्कृतिक मानव शास्त्र के विषय क्षेत्र की बात करते हैं, तो हम आदिम समाज का अध्ययन ही उसके अंतर्गत करते हैं। और आदिम समाज का सबसे अच्छा रूप हमें जनजातीय समाज में देखने को मिलता है। इसलिए मानव शास्त्र के अंतर्गत जनजातियों का अध्ययन किया जाता रहा है। जनजातियाँ वे लोग हैं जो सभ्य समाज से अलग थलग रही हैं। प्रारंभ से ही जहाँ सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुँचा, घने जंगलों में जिनका निवास है, और ऐसे जनजातीय लोगों की अर्थव्यवस्था मूल रूप से जंगलों पर ही आश्रित है। या हम यह कहें कि पर्यावरण से ही जुड़ी हुई उनकी अर्थव्यवस्था है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अधिकांश जनजातियां आज भी भारत में, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में रहती हों, वो प्रकृति पर ही आश्रित हैं। चाहे वो शिकार और भोजन संकलन की अवस्था हो, चाहे वो पशुपालन की अवस्था हो या कृषि की अवस्था हो, उनका पूरा का पूरा जीवन प्रकृति पर आश्रित है। और हम यह कहें कि वो जंगलों में अधिकांश रहती हैं, तो जंगलों के प्रति उनका एक विशेष प्रेम है। इसलिए पर्यावरण के संरक्षक के रूप में हम जनजातियों को हमेशा याद करते हैं। आज उसी विषय पर हम बात करेंगे। तो हमारा जो विषय है वो जनजातियाँ और पर्यावरण, और उस पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण और पर्यावरण आंदोलन के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदम, जो जनजातीय समाजों द्वारा समय समय पर संरक्षण के लिए जो आंदोलन किए, उसी की चर्चा आज हम करेंगे। ट्राइब्स एंड एनवायरनमेंट, स्टेप्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट, जो आंदोलन किए हैं किसी खास उद्देश्य, और वो उद्देश्य क्या, हमें जंगलों को बचाना है, हमें वनों को बचाना है, और उसी उद्देश्य से जो संरक्षण के लिए आंदोलन किए, उसी की चर्चा आज हम करेंगे। इसके अंतर्गत हम जनजातियां और पर्यावरण का क्या संबंध है, इस पर बात करने के साथ साथ जो आंदोलन होते हैं वो आंदोलन क्यों होते हैं, आंदोलन का अर्थ क्या है या उसकी परिभाषा क्या है, और जनजातियां जो भारत के अलग अलग भूभाग में रहती हैं, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए किस तरह के आंदोलन किए, उन्हीं की सारी चर्चा आज हम अपनी इस वार्ता में करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अपने जंगल और पर्यावरण को जनजातीय लोगों से बेहतर नहीं देख सकता, क्योंकि उनका अस्तित्व और पहचान इस पर निर्भर है। अधिकांश जनजातियां जंगलों पर ही आश्रित है। वे आमतौर पर सर्वश्रेष्ठ संरक्षणवादी हैं, प्रोटेक्टर वही हैं, और उन्होंने कई पीढ़ियों से अपनी खेती योग्य जमीनों का प्रबंधन किया है। पूर्वोत्तर भारत में कृषि आदिवासी संस्कृति का एक हिस्सा है, और झूम या शिफ्टिंग खेती का स्लैश और बर्न खेती की आदिम प्रथाओं में से एक है। जनजातियां अधिकांश आज भी, हम एक तरफ औद्योगिकरण और नगरीकरण की बात करते हैं और उद्योग धंधों के स्थापन की बात करते हैं, पर जनजातियों का एक बड़ा भाग आज भी कृषि पर आश्रित है। इसलिए कृषि जो प्रकृति का अंग है, तो उनका सीधा संबंध जनजातियों का प्रकृति से है। चाहे वो झूम कृषि से जुड़ी हुई हो, चाहे वो स्तरीकृत कृषि से जुड़ी हुई हो, या वो आधुनिक कृषि करती हों, यानी प्रकृति पर ही वे आश्रित हैं। इसीलिए पर्यावरण के संरक्षक हैं वो। पर्यावरण में जो समय समय पर विनाश हुआ है, उनके प्रोटेक्टर के रूप में आंदोलन किए हैं, जनजातियां इसमें सबसे अग्रणीय रही हैं। पारंपरिक मान्यताओं के कारण पूर्वोत्तर भारत के लोगों ने इस क्षेत्र में इस प्रथा को बनाए रखा है, लेकिन झूम खेती के प्रभाव विनाशकारी हैं और इन क्षेत्रों के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नष्ट करने में दूरगामी हैं। यानी जनजातियां प्रारंभ में जो कृषि का ज्ञान लिए थे, वो झूम कृषि थी, जिसे हम स्लैश और बर्न खेती के नाम से या स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं, कि जनवरी फरवरी के महीने में पेड़ पौधों को काटकर सूखने के लिए छोड़ देना, मई और के अंत में या जून के प्रथम सप्ताह में उसमें आग लगाकर राख को बिखेर देना, और उस पर बीज डालकर जो खेती की जाती थी, वह शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि कहलाती है। इस प्रकार की कृषि से उनको ये ज्ञान हो गया कि अगर एक बार किसी भूभाग पर इस प्रकार की कृषि करेंगे तो उस जमीन की उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाएगी,
और फिर हमको दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, फिर उस ज़मीन को बंजर बना देंगे। तो उनको लगा कि इसी तरह से हम पूरी ज़मीन को बंजर कर देंगे तो हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए संरक्षण करना है, उस ज़मीन का बंजर होने से उसे बचाना है। इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया और झूम कृषि को बंद करके उसके स्थान पर आधुनिक कृषि को विकसित किया। पहले स्लेश और बर्न एग्रीकल्चर पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा पारंपरिक रूप से फसलों को उगाने की प्रक्रिया थी, लेकिन पारंपरिक खेती की प्रथा क्षेत्र में हरित आवरण को नष्ट करने के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार, यानी वही जमीन की उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाती थी। असम के कछार जिले में बोलाचेर्रा नाम के एक छोटे से गांव के कार्बिस ने जल्द ही महसूस किया कि झूम खेती का वर्तमान चलन तेजी से पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता जा रहा है और यह भी कि यह अभ्यास यानी यह तरीका अपेक्षित परिणाम नहीं दे रहा है। यह अंततः पौधों और जानवरों के लिए वनों की कटाई और नुकसान का सृजन करता है। आदिवासी जंगल और उसके संसाधनों के लोकप्रिय संरक्षक के रूप में लोकप्रिय थे। उनको लगा कि न तो ये हमारे लिए लाभकारी है और न ये जानवरों के लिए लाभकारी है, इसलिए उसे बंद किया जाना चाहिए। तो यहीं से संरक्षण की भावना जनजातियों में देखने को मिलती है। जब हम जनजाति और पर्यावरण शब्द को लेते हैं तो पर्यावरण के संरक्षक हैं ये जनजातियाँ। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि और दूसरा आवरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है परि अर्थात चारों ओर तथा आवरण का मतलब घेरा, अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरने वाला है वही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का सामान्य अर्थ जल, वायु, पहाड़, भूमि, मरुस्थल, पेड़ पौधे, नदियाँ आदि से लगाया जाता है। पर्यावरण से तात्पर्य है जो कुछ हमें चारों ओर दिखाई देता है या जिसका हम अनुभव करते हैं। उदाहरण के रूप में जीव जंतु, पेड़ पौधे, भूमि, जल, नदी, वायु, अन्य प्राकृतिक वस्तुएं आदि का रूप ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जो कुछ हमारे चारों ओर हमको घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण, चाहे वो हवा हो, वायु हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो घने जंगल हो, चाहे वो पहाड़ हो और चाहे जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये सब के सब पर्यावरण के अंग हैं जो हमको घेरे हुए हैं और वही हमारा पर्यावरण है। जो पर्यावरण हमको कई तरह से लाभ पहुंचाता है, इसलिए उस पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। जनजातियों की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका है। वह जैविक संगठक के रूप में भौतिक मनुष्य की हैसियत से तथा दूसरी तरफ सामाजिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिक मानव के रूप में पर्यावरण को प्रभावित करता है। एक तरफ तो खुद पर्यावरण का अंग है और दूसरी तरफ उसी पर्यावरण से वो अपनी सामाजिक, आर्थिक और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मनुष्य का पर्यावरण के साथ दो तरफ का संबंध है। चूंकि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर सर्वाधिक विकसित प्राणी है, अतः वह प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित कर अपने अनुकूल बनाने में समर्थ भी है। यानी पर्यावरण को अपने लिए लाभकारी बनाने की सोच मनुष्य के पास इसलिए है क्योंकि उसके पास विकसित मस्तिष्क है और उसी मस्तिष्क के कारण पर्यावरण के अनुकूल अपने को ढाल लेने की क्षमता यह मानव में ही है। इसलिए उसने सोचा कि उसके चारों ओर का जो पर्यावरण है उसे किस तरह से अपने उपयोग के लिए, अपने लाभ के लिए उसे विकसित किया जाए। यही सोच मानव और पर्यावरण का एक घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है। आदिवासी वे लोग हैं जो जंगल में रहते हैं और यही मूल कारण है कि वे उनसे बहुत निकट से जुड़े हुए हैं। वन उनके अस्तित्व का एकमात्र साधन और उनके अस्तित्व के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। वे न केवल जंगल को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक मानते हैं बल्कि पूरे पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। आज भी उनके पास प्रकाश और ऊर्जा के मूल स्रोत के रूप में सूर्य का प्रकाश है और वे जो अन्य प्रकाश जानते हैं वह आग से उत्पन्न होता है। शब्द बिजली भी कई जनजातियों के लिए आज ज्ञात नहीं है। जनजातियां आज भी उसी अवस्था में है जिसे हम प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, इसलिए हम इनको आदिवासी भी कहते हैं। प्रकाश सूरज का देखते हैं और प्रकाश आग से देखते हैं, यही उनका ज्ञान है। किस तरह से ऊर्जा
हमें बिजली से मिलती है, इनका ज्ञान अभी तक उनको नहीं मिला। बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं, इसलिए पर्यावरण उनके लिए सब कुछ है और उनका पूरा का पूरा अस्तित्व पर्यावरण पर ही निर्भर रहता है। यही कारण है कि वे पेड़ों से लेकर नदियों तक के पर्यावरण के हर हिस्से को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, क्योंकि वे अपनी समझ के अनुसार मानव अस्तित्व का एकमात्र साधन है। पर्यावरण को दिए जाने वाले महत्व की मात्रा यहाँ तक सीमित नहीं है, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण को ईश्वर का दर्जा दिया है और वे पेड़ों, सूर्य, नदियों, वायु और भूमि की पूजा करते हैं। वे पर्यावरण की रक्षा करते हुए इसे मानव जाति के स्वामी के प्रति अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। यानी सब कुछ है तो पर्यावरण है, चाहे वो सूर्य है तो उनके लिए सूर्य देवता है, पेड़ पौधे उनके लिए वे अंग हैं जिनको पूजते हैं और जिनको काटना वे निषेध मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये हमारे जीवन का आधार है, ये हमारे अस्तित्व का आधार है। इसलिए पेड़ पौधे हों, चाहे नदियां हों, चाहे जंगल हों, चाहे सूर्य हों, ये सब उनके जीवन से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए वो उनका संरक्षण चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उस पर्यावरण से हमको लाभ मिले, उसका विनाश नहीं करें। जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो संरक्षण के आंदोलन जनजातियों ने इसलिए प्रारंभ किए क्योंकि जनजातियों का पर्यावरण के साथ घनिष्ठ संबंध था और उनकी अनेक आवश्यकताएं जंगलों से ही पूरी होती थी। लेकिन आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कुछ ऐसे कानून बने, चाहे वो अंग्रेज़ सरकार ने बनाए, चाहे स्वाधीन भारत में बने, जिससे उनको लगा कि जंगलों पर उनका जो अस्तित्व था वो खतरे में पड़ गया है। इसलिए आवश्यकता है आंदोलन की। तो जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो आंदोलन किसे कहते हैं? सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी जब हम कहते हैं आंदोलन तो क्यों करते हैं? क्योंकि परिवर्तन लाना चाहते हैं, चाहे वो विरोध के रूप में हो, चाहे उसके समर्थन के रूप में हो, जिसमें संपूर्ण समाज को परिवर्तन करने की क्षमता है। यानी समाज को अगर हम बदलना चाहते हैं तो आंदोलन एक महत्वपूर्ण साधन है। कई बार समाज में धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने का उद्देश्य हो तभी आंदोलन किया जाता है। M.S.A. राव ने लिखा है कि प्रत्येक सामाजिक आंदोलन में व्यक्तिगत क्रिया की अपेक्षा सामूहिक क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। कई बार हमको लगता है कि समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, जो हमारे लिए लाभकारी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि उसको बदलें, और बदलने के लिए अगर एक व्यक्ति अगर आगे आता है तो वह आंदोलन नहीं है, ये तो व्यक्तिगत क्रिया है। और जब व्यक्तिगत क्रिया अनेक व्यक्तियों के साथ जुड़ जाती है तो वो सामूहिक क्रिया हो जाती है, और सामूहिक क्रिया आंदोलन का आधार है। इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियाएं सामाजिक आंदोलन नहीं बन सकती। राव कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन में सामूहिक गतिशीलता अनिवार्य है, चाहे वो औपचारिक संगठन के माध्यम से हो या अनौपचारिक रूप से हो। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके हो सकते हैं। औपचारिक मतलब लिखित में हम कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे आंदोलन विकसित हो, और कई बार हम मौखिक रूप से भी आंदोलन करते हैं लोगों को जोड़कर। तो जब कभी हमको लगता है कि समाज में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के मार्ग में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उन बाधाओं को पुनः दूर करने के लिए या समाज में आमूलचूल जड़मूल से परिवर्तन चाहते हैं तो आंदोलन की प्रक्रिया को हम अपनाते हैं। अनेक विद्वानों ने, अनेक समाज वैज्ञानिकों ने आंदोलन को परिभाषित करते हुए अपनी तरह से परिभाषाएं दी हैं। उनमें हॉर्टन एंड हंट ने कहा है कि सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। जब अकेला व्यक्ति कोई प्रयास करे तो उसे हम व्यक्तिगत क्रिया कहते हैं, वो आंदोलन का रूप नहीं ले सकता। लेकिन जब समाज में किसी का विरोध करना हो या किसी का समर्थन करना हो, तो जब अधिकांश लोग उस भावना से जुड़कर जिस प्रक्रिया को दोहराते हैं, जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं, उसे हम आंदोलन कहते हैं। श्रीनाथ शर्मा ने अपनी पुस्तक युवा राजनीति में सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक आंदोलन समाज के किसी वर्ग,
या समूह द्वारा किया गया वह संगठित प्रयास है जो किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होकर सामूहिक गतिशीलता द्वारा संचालित होता है और जिसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन होता है। यानी जब कभी आंदोलन होता है तो आंदोलन का कोई न कोई उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो मार्क्सवादी विचारधारा हो, चाहे वो समाजवादी विचारधारा हो, चाहे वो गांधीवादी विचारधारा हो। कोई न कोई अगर विचार नहीं होगा तो आंदोलन अपने लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो बीच में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कोई न कोई विचारधारा की जो आंदोलन के साथ जुड़ी रहे। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक आंदोलन के लिए विचारधारा के आधार पर निर्मित संगठन या अनौपचारिक समूह द्वारा कुछ ऐसी सामूहिक क्रियाएं अनिवार्य है जो किसी न किसी रूप में सामाजिक परिवर्तन ला सके। इस दृष्टि से सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास है। दिस इज कलेक्टिविटी। और कलेक्टिव मतलब सामूहिकता। जब अधिकांश लोग मिलकर अनौपचारिक संगठन के रूप में चाहे औपचारिक संगठन के रूप में समाज में परिवर्तन लाने के लिए एकजुट होते हैं तो वह सामूहिक क्रिया आंदोलन का रूप ले लेती है। जब हम पर्यावरण के लिए आंदोलन की बात करते हैं तो समय समय पर जनजातियों ने तो किया ही है, पर सभ्य समाज के लोगों को भी यह देखने को मिला कि जब जनजातियां आंदोलन कर रही हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, क्योंकि अगर हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारे लिए वो लाभकारी नहीं रहेगा। इसलिए सभ्य समाज के लोगों पर भी जनजातियों का प्रभाव पड़ा और जनजातियों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उन्होंने समय समय पर कुछ ऐसे आंदोलन किए जिससे हमको लगता है कि ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए किए जाने वाले आंदोलन हैं। पर्यावरण संरक्षण व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और मौजूदा प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना है और जहां संभव हो क्षति और विपरीत रुझानों की मरम्मत करना है। आंदोलन क्यों करते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि पर्यावरण का हाश हो रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है और वह पर्यावरण जो हमारे लिए लाभकारी है वह हमारे लिए लाभकारी नहीं रह रहा है। इसलिए उसको बचाना है, उसको बचाने की हमारी प्राथमिकता है और उसी प्राथमिकता के लिए चाहे व्यक्तिगत स्तर पर, चाहे सामूहिक स्तर पर और चाहे सरकारी स्तर पर अगर कोई प्रयास किया जा रहा है तो वह पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाने वाला प्रयास कहलाता है। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और संतुलन के लिए सदियों से प्रयास किए जा रहे हैं। भारत के लोगों का आदिकाल से ही जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों से गहरा संबंध रहा है। यहाँ के भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और संतुलन के लिए सदियों से प्रयास किए जा रहे हैं। भारत के लोगों का आदिकाल से ही जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों से गहरा संबंध रहा है। यहाँ के लोग आज भी जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को धर्म से जोड़कर उसकी पूजा और संरक्षण करते हैं। यानी हम लोग आज भी मानते हैं पेड़ पौधों को कि ये हमारे लिए जीवनदायी हैं। आज मानते हैं कि जंगल हमारे लिए लाभकारी है। ये कोई आज की सोच नहीं है। प्रारंभ से ही जब जनजातियों ने अपनी आर्थिक व्यवस्था में शिकार और भोजन संकलन की अवस्था में जीवन यापन कर रहे थे तो उनको ये लगा कि अगर हम इसी तरह से कंदमूल फल फूल तोड़ते रहे, इसी तरह से जंगली जानवरों का शिकार करते रहे तो जंगल का संतुलन ही बिगड़ जाएगा और हमको अपने हितों की पूर्ति के लिए कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने शिकार और भोजन संकलन को रोककर पशुपालन की अवस्था में कदम रखा। तो हम कहते हैं उस समय से ही जनजातियों की सोच में था कि हमको पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, हमको जानवरों की रक्षा करनी है, क्योंकि ये पर्यावरण का संतुलन है। पृथ्वी पर जीवन का आधार ही पर्यावरण। हम सब जानते हैं कि बिना पर्यावरण के हम रह नहीं सकेंगे। वह पर्यावरण वायु है, वह पर्यावरण जल है, वह पर्यावरण पहाड़ है, वह पर्यावरण पेड़ पौधे और जंगल हैं जिन पर हमारा जीवन आश्रित है। प्राकृतिक आपदाओं की त्रासदी को
मनुष्य हमेशा से ही देखता आया है। कई प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं जो हमारे लिए विनाशकारी होती हैं आती है, कभी भूकंप आता है, कभी बाढ़ आती है, कभी अकाल आता है। ये सब वे घटनाएं हैं जो प्राकृतिक है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और अब यह कृत्रिम कारकों के द्वारा पर्यावरण को प्रभावित होते हुए देख रहे हैं। आज हम कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर दिए हैं जिससे कि हमारा जंगल नष्ट हो रहा है। हम नगरीकरण के नाम पर, औद्योगिकरण के नाम पर हम जंगलों को काटकर गांवों का विस्तार नगर में कर रहे हैं और नगर में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्थापित कर रहे हैं। तो जितने हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। सदियों से ही बुद्धिजीवियों ने पर्यावरण एवं मानव जीवन को एक दूसरे का पूरक बताया और इस संबंध को मजबूत रखने एवं पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने की बात की। भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों के उत्तरदायित्वों का सीमांकन करने वाले कई प्रावधान हैं। आज हमारे बहुत सारे ऐसे कानून बने हुए हैं जिसको फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत हम लेते हैं। वनों के संरक्षण के लिए बनाए जाने वाले कानून आज़ादी के बाद बने और यह प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति जंगलों का विनाश नहीं करेगा, क्योंकि संतुलन बिगड़ जाएगा पर्यावरण का और कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो जाएंगी। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में राज्य की जिम्मेदारी हमारे संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत रखी गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण संरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 51A(G) के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य बताया गया है, जो कहता है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह जंगलों, झीलों, नदियों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे और वन्य जीव और जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखे। इस तरह के संवैधानिक प्रावधानों में ये बताया गया कि व्यक्ति को अपने चारों ओर के पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित और संरक्षित रख सकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार अकेले कार्य नहीं कर सकती, सारा कार्य सरकार पर छोड़ दें तो ये संभव नहीं है। पर्यावरण की स्वच्छता एवं संरक्षण के लिए जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह जनजातीय क्षेत्रों में भी पर्यावरण के संरक्षण की जागरूकता पहुंचाई जा सकती है, जिससे जनजातियां भी पर्यावरण संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान दे सकती है। यानी हम अवेयर करें, हम उनको जागरूक बनाएं और चेतना के धरातल पर हम जितना लोगों को जागरूक करेंगे उतना ही पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। जनभागी द्वारा ही पर्यावरण जागरूकता आम लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। यदि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को जन समर्थन भी व्यापक रूप से मिल जाए तो पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने में आसानी हो जाएगी। तो आम व्यक्ति अगर जागरूक हो जाए और उनको लगे कि न तो हम पेड़ पौधों को और न जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हमारा पर्यावरण संरक्षित रह सकता है। भारत में काफ़ी पहले से ही पर्यावरण, पौधों एवं जीवों को बचाने के लिए आंदोलन होते रहे हैं। वृक्षों को बचाने के लिए जिस तरह बिश्नोई समाज और समुदाय ने आंदोलन किया और अपने प्राण देकर इस आंदोलन को सफल बनाया, उससे वृक्षों की कटाई पर रोक लगानी पड़ी। जनता की जागरूकता, सरकार एवं स्थानीय लोगों के बीच धनात्मक एवं फलदायी सहयोग आदि यदि बढ़ाया जाए तो वह वन प्रबंधन, स्वच्छता, पर्यावरण जागरूकता इत्यादि के सभी मुद्दों को और सभी लक्ष्यों को सुगमता से हासिल किया जा सकता है। यानी हमें बार बार इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा कि आम व्यक्ति, आम नागरिक जागरूक हो जाए कि किस तरह से हम वनों को संरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार से पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए समय समय पर आंदोलन हुए। उन आंदोलनों का जो मूल उद्देश्य था कि हम वनों को और जंगली जानवरों को किस तरह से बचा सकते हैं। जहाँ तक भारत में पर्यावरण संरक्षण की बात है, यहाँ पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता आदिकाल से ही रही है। पर्यावरण के तत्वों के प्रति हमारी संवेदनशीलता मानवोचित गुण रूप में देखी जा सकती है। भारतीय मनीषियों ने हजारों वर्ष पूर्व प्राकृतिक व्यवस्था को आत्मसात करने का मार्ग अपनाया, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ पूरे जीवन और जीव मंडल के लिए खतरा बन सकती है। अगर हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं रखेंगे तो पूरे हमारे
जीव मंडल को ही इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। पर्यावरण के तत्व जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, वनस्पतियां आदि के प्रति वेदों में असीम श्रद्धा देखी जा सकती है। इसके अलावा पुराण, उपनिषद, भगवत गीता, महाभारत में भी इस तथ्य के निश्चित प्रमाण मिलते हैं कि हमने सदैव प्रकृति की पूजा की है, लेकिन वर्तमान में विकास की अंधी दौड़ ने वनों एवं जैव विविधता का अत्यधिक ह्रास हुआ है। वनों को काटने से रोकने, प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए भारतीय लोगों ने समय समय पर आंदोलन चलाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी मदद मिली। हम प्राचीन समय से ही देखते आ रहे हैं कि पेड़ कितने हमारे लिए पूजनीय थे। हमने पीपल के वृक्ष को संरक्षण किया, बरगद के पेड़ों को हमने संरक्षित किया, हमने तुलसी के पौधे घर घर लगाए, इस तरह से हम नदियों का भी संरक्षण किया, तो हमारा पर्यावरण संरक्षित रहा। लेकिन पिछले कुछ दशकों से हमने इस पर सोचना ही बंद कर दिया। इसलिए आज आवश्यकता है इस विषय पर हमको चिंतन और मनन करने की। तो जो आंदोलन समय समय पर किए गए, उस चिंतन और मनन का परिणाम है कि उसमें चिपको आंदोलन सबसे अग्रणी रहा है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। आंदोलन के अंतर्गत 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड, उस समय उत्तर प्रदेश का भाग था, के वनों में शांत एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था। वनों की कटाई को रोकने के लिए अनेक लोग वृक्षों से चिपक कर खड़े हो गए, और चिपक कर खड़े हो गए इसलिए उसको चिपको आंदोलन का। उनको लगा कि पेड़ काट लेंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए पेड़ों के साथ लिपट गए, ताकि अगर काटना है तो हमको काट दीजिए। इस तरह की सोच से पेड़ों की कटाई को रोका। आंदोलन की प्रेरणा चिपको आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के खेजड़ली गांव से हुई। 1731 में अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजड़ी वृक्ष बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई एवं उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों को गले लगाकर उनका विरोध किया, परंतु अजीत सिंह के लोगों द्वारा उनके समेत 363 लोगों को वृक्षों के साथ ही काट दिया। आधुनिक काल में भी चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से की गई। 26 मार्च 1974 में शुरू किए गए इस आंदोलन का बड़ा कारण उत्तराखंड के रैणी गांव के जंगल के लगभग 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी थी। गौरा देवी और अन्य महिलाओं ने नीलामी के खिलाफ विरोध किया, और अंत में गौरा देवी की बात मान ली गई और रैणी गांव का जंगल नहीं काटा गया। यहीं से आधुनिक चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इसलिए प्रारंभ से ही यह सोचा जाने लगा कि पर्यावरण जो हमारे जीवन का अस्तित्व का आधार है और जिसके बिना हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए उसके संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए आदिम समाज के लोगों को तो यह जागरूकता प्रारंभ से हुई, लेकिन सभ्य समाज के लोगों को हमें जागरूक बनाने की आवश्यकता थी। इसलिए जनजातियों ने समय समय पर आंदोलन किए, और उन आंदोलनों का सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि सभ्य समाज के लोगों को भी लगा कि हम जिस रफ्तार से जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, आधुनिकीकरण के नाम पर, नगरीकरण और औद्योगिकरण के नाम पर, जब तक उनका संरक्षण नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए महसूस किया जाने लगा आज़ादी के बाद, और कुछ संविधान में इस प्रकार के प्रावधान किए गए ताकि हम जंगलों को, वनों को और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। इसी आधार को लेकर बहुत सारे समय समय पर आंदोलन हुए। उन विभिन्न आंदोलनों की चर्चा हम इसके दूसरे भाग में विस्तृत रूप से करेंगे, जिसमें हम बताएं किस तरह के आंदोलन किस प्रकार के पर्यावरण के संरक्षण के लिए किए गए हैं।